तो अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमारा ब्लॉक डायग्राम जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा कैसे काम करता है आइडियली, और एक तरह से वो ब्लूप्रिंट था। अगला वाला हमने देखा था वेव प्रोपगेशन की, किस तरह से जो ट्रांसमीटर के थ्रू जो वेव्स आती हैं वो किस तरह से वेव ट्रांसमिट होती हैं। अलग अलग प्रोपगेशन के तरीके देखे हमने, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन देखा, स्काई वेव देखा, फिर स्पेस वेव भी देखा, जिससे पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन हमें समझ में आया। फिर अभी हम नेक्स्ट जो हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि मॉड्यूलेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है कम्युनिकेशन के हिसाब से। तो मॉड्यूलेशन की जरूरत कहाँ पे आती है? देखिए, हमारे पास हमेशा होता है एक बेस बैंड सिग्नल होता है। बेस बैंड कहने का मतलब ये है कि वो बेस के राउंड होती है। इट मीन्स कि वो 0 हर्ट्ज के राउंड होती है, यानी सम 100 हर्ट्ज के राउंड होती है वो। तो उस तरह की जो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स हैं उनको बेस बैंड सिग्नल कहा जाता है। यानी जो बेस बैंड सिग्नल्स है हमारी, वो बेस बैंड फ्रीक्वेंसी की होती है। बेस बैंड फ्रीक्वेंसी, बेस बैंड कहने का मेरा मतलब ये है लो फ्रीक्वेंसी, यानी जो हम नॉर्मली बात करते हैं, जो स्पीच सिग्नल है वो नियरली 300 हर्ट्ज के अराउंड होता है। तो वो जो सिग्नल्स हैं ये सब काफी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं। तो इन सब की जब ट्रांसमिशन हम करते हैं, जब ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग जब हम इनकी ट्रांसमिशन करते हैं, तो इसके साथ होता क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ये लो फ्रीक्वेंसी के कारण क्रिएट होता है। सबसे पहली बात ये जो आपको जाननी होगी, वो सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, इफ वी हैव लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ये लो फ्रीक्वेंसी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि इसका एनर्जी भी क्या होगा, लो होगा, काफी लो होगा। ठीक है। और लो एनर्जी की सिग्नल्स, अगर लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, इसके कारण लो एनर्जी होगा, और लो एनर्जी होने के कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा, वो हम ट्रांसमिशन ज्यादा, द ट्रांसमिशन कैन नॉट बी टेक प्लेस फॉर द फार्दर डिस्टेंस। ओके, तो लो एनर्जी के साथ ये प्रॉब्लम हमारी आती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो ये करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या, ट्रांसमिशन में जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली होते हैं वो किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिटिंग टू द फार अवे प्लेस। जो ट्रांसमिशन हमारा होता है उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये बता दूं कि क्या हर एक चीज में, इफ सपोज हमारे पास एक एंटेना होता है जो EM वेव्स में कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को। हमारे पास जो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है, वो ट्रांसड्यूसर के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको वोल्टेज के वेव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, करंट के वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होता है कि वो सर्किट को एक्टिव करते हुए वो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। वो जो डिफरेंट वाइब्रेशंस है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग वेरिएशन के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं कि दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उनकी जो प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और वो लाइट की स्पीड से भी जाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। एंटेना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। तो यहाँ पे एक आता है कि जितने सारे वेव्स हैं उनकी एक अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, तो क्या हर एक फ्रीक्वेंसी की वेव हर एक एंटेना प्रोड्यूस कर सकता है क्या? तो आंसर है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब हर एक लेंथ का एक एंटेना वो हर एक तरह की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स हैं उनको जनरेट कर दे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आप देख लो कि इफ सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है, हमारे पास कोई एक सिग्नल है एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो इस पूरे वेव का जो लेंथ है ये पूरा हमारा होता है लैम्डा। ठीक है। तो अगर हम अपने एंटीना की हाइट लैम्डा कर दें, अगर पूरी एंटीना की हाइट हम अपनी पूरी की पूरी लैम्डा कर दें, तो वो कितने का, अगर इस केस में हमारा वेव लेंथ क्या है, लैम्डा है। ठीक है। और अगर हमने एंटीना की भी साइज अगर लैम्डा कर दी तो वो ऑब्वियसली आराम से वो इतने सारे इस लेंथ के वेव को जनरेट कर लेगा। ठीक है। तो अब इससे भी ज्यादा बेटर लोगों ने क्या किया कि इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हुए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इसी साइज का नहीं रख सकते। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, जैसे अगर मुझे सपोज फ्रीक्वेंसी, मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी, काफी लो फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी सपोज इट्स अराउंड हर्ट्ज। ओके, सो अगर मैं 500 हर्ट्ज ले रहा हूँ सपोज कर लो, ठीक है।
तो इस केस में जो हमारे पास लैम्डा होगा वो क्या होगा, v अपॉन न्यू, यहाँ पे v क्या स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा, सो v हमारा हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन 500, ठीक है, विच इज रफली इक्वल्स टू 0.6 इंटू 10⁻6, यानी 6 इंटू 10⁻5, यानी ये जो ऑर्डर है इसका वो 10⁵ के राउंड है। यानी आपको जो लैम्डा चाहिए होगा इस वाले केस में एंटीना डिजाइन करने के लिए, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने एज्यूम कर ली है कि ये है आपका 500 हर्ट्ज, तो इस वाले केस में मुझे एंटेना का जो साइज है, यानी जो साइज ऑफ एंटेना जो मैं लैम्डा ही रख रहा हूं, वो साइज ऑफ लैम्डा एंटेना क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एंटेना हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁵ मीटर। तो ये प्रैक्टिकल डिस्टेंस नहीं है, यू नो आपको इतनी ऊंची काफी ऊंचा एक एंटेना खड़ा करना पड़ेगा ताकि आप एक सिंपल एक लो फ्रीक्वेंसी के मतलब सिग्नल को आपको अगर ट्रांसमिट करवाना है तो आपको इस साइज का एंटेना लगेगा। कैन यू इमेजिन कि 6 इंटू 10⁵ इन किलोमीटर्स में ये रेंज आता है, तो उस किलोमीटर इतना ऊंचा एंटेना जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमारे पास आता है वो ये आता है कि साइज ऑफ एंटेना इज नॉट प्रैक्टिकल। किस वाले केस के लिए, फॉर द लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेट करना होगा, तो अब हमें देखना होगा कि इससे चीजें और बेटर कैसे बनी। तो सबसे पहले लोगों ने प्रपोज किया था कि लैम्डा डिस्टेंस का एक एंटेना बनाओ ताकि वो पूरी ट्रांसमिशन कर दे, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो लोगों ने सोचा कि अगर मैं इस डिस्टेंस को λ/2 तक लूं, यानी इसी डिस्टेंस तक के लिए लूं, ये डिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो λ/2 तक के लिए अगर मैं लूंगा, तो मैंने अगर ये सिग्नल ट्रांसमिट करी, ओनली दिस वन फॉर द हाफ पीरियड, ये डिस्टेंस ट्रांसमिट कर दी, तो अब मुझे इसमें क्या रिड्यूस हो जाएगा, एंटेना का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। अब एंटेना का साइज भी मेरा क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एंटेना क्या हो जाएगा हमारा λ/2, यानी अगर इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए बात की जाए तो ये अभी भी उसी ऑर्डर में आएगा, लेकिन 3 इंटू 10⁵, यानी ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो अब इस केस में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें साइज का तो भी प्रॉब्लम है कि काफी ज्यादा हाइट है, लेकिन हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि मिनिमम कितने ही डिस्टेंस हम अपने एंटेना के रखें ताकि मेरा पूरा का पूरा एक लैम्डा वेवलेंथ का सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। तो हमने अभी लैम्डा के लिए देखा, फिर अब λ/2 के लिए देख रहे हैं। तो λ/2 में भी क्या हो रहा है कि वो हाफ के लिए तो आराम से पास कर दे रहा है। हाफ के लिए क्या किया है यूजर्स ने, जो साइंटिस्ट है हमारा, उन्होंने क्या किया, इसको एक सर्किट के द्वारा, एक सर्किट को डिजाइन करते हुए द्वारा इसको इसी का निगेटिव ले लिया फॉर द अगले इंटरवल, फॉर द अगला जो मतलब हमारा ये जो t/2 है, तो फ्रॉम t/2 टू t क्या किया है, इसका इमेज ले लिया, यानी इसको निगेटिव में इसको सेंड कर दिया, जनरेट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हम अगर λ/2 भी अपना एंटेना रखें तो हम पूरी सिग्नल ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, ठीक है। लोगों ने और ज्यादा इसको इजी करते हुए क्या किया, λ/4 के लिए ले लिया, ठीक है, यानी अब बस इस हाफ डिस्टेंस को देखेंगे, ये जो लेंथ है हमारा λ/4, ठीक। तो λ/4 लेने से क्या होता है कि हमारा यहीं तक अगर हम ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं, यहीं तक का ट्रांसमिशन हो पा रहा है हमारा, और इससे क्या है कि एंटेना का हाइट और ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, यानी मिनिमम वी आर सपोज टू फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ दैट एंटेना। तो इसीलिए क्या किया कि और ज्यादा हाफ करते हुए मैंने λ/2 लेंथ का ले लिया, और उसके बाद क्या किया कि इसको लेटरली इन्वर्ट कर दिया फॉर द अगले इंटरवल के लिए। तो अगले ये अगर t/4 इंटरवल है, तो अगले t/2 इंटरवल तक के लिए इसको लेटरली इन्वर्ट कर दिया, यानी इसका सिमेट्रिकल इसको पलट दिया। फिर अब दोनों को कंबाइन करने के बाद जो t/2 तक के लिए जो हमारे पास सिग्नल है, उसी को क्या किया, उसी का नेगेटिव ले लिया, कितने इंटरवल के लिए, t/2 से लेके t तक के लिए। तो इस तरीके से भी क्या देख रहे हैं हम कि हमारा सिग्नल अभी भी ट्रांसमिट हो जा रहा है, जनरेट हो जा रहा है बाय यूजिंग मिनिमम लेंथ ऑफ λ/4 टिल नाउ, ठीक है। तो इसके बाद आई प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अगर इसके बाद अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, सपोज λ/8 या λ/2 समथिंग, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो चीजें सिमेट्रिकल नहीं है,
तो हमने क्या किया, हमारा फोकस यही था कि हम वहीं तक चीजों को देखेंगे, वहीं उसी तक लैम्डा का वो लैम्डा/2 लैम्डा/4 तभी तक लेंगे जब तक चीज सिमेट्रिकल हो और हम एक पार्ट से बाकी सारे पार्ट जनरेट कर पाए। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि लैम्डा/4 के बाद, या फिर आप खुद देख सकते हैं कि लैम्डा/4 के बाद ऐसा कोई डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल लैम्डा/4 के बाद नहीं है। अगर इस पार्ट का देखा जाए तो इसकी सिमेट्रिसिटी 0 है, इस पार्ट की सिमेट्रिसिटी 0 है। तो इसीलिए लैम्डा/4 हमारा मिनिमम डिस्टेंस, एटलीस्ट लैम्डा/4 एंटेना का डिस्टेंस लिया जाता है, ताकि हम पूरे के पूरे वेव को, एक लैम्डा डिस्टेंस के वेव को हम आराम से इस तरह से रेप्लिकेट करके, लैटरली इन्वर्ट करके जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये पहला प्रॉब्लम देखा कि ये लो फ्रीक्वेंसी के साथ साइज का एक प्रॉब्लम आता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है साइज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जो अभी फ्रीक्वेंसी हमारे ओरिजिनल सिग्नल की काफी लो है, जैसा मैंने देखा है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसके कारण लो एनर्जी है, तो आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। और जो पावर होता है, ये सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स विथ लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स ट्रांसमिटिंग इन द फार अवे प्लेस, क्या प्रॉब्लम हो सकता है लो फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आप जान रहे हैं कि सिंस पावर जो होता है, पावर इज प्रोपोर्शनल पावर जो हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। सो हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे रिजल्टेंट पावर जो होगा वो भी काफी लो होगा। ठीक है, और लो पावर होगा, इसके कारण हम क्या होगा कि ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते हैं, यानी वी कैंट गो फार। इसका रिजल्ट ये बनेगा कि कैंट गो फार। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, थर्ड जो प्रॉब्लम हमारे साथ जो होता है ये लो फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन में, जब ज्यादा डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम अगर देखें तो थर्ड जो प्रॉब्लम हमारा आता है इस बेस बैंड फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स के साथ, कि जब अगर इसी रूम में अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे तो नॉइज में हमने देखा था कि इंटरमिक्सिंग हो जाता है सब सारे नॉइज में। तो चलिए रैंडम फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इन द केस ऑफ दिस वन, अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब स्पीच सिग्नल की अगर बात करें तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, तो वो उसी रेंज में बोलेगा, अराउंड 300 हर्ट्ज से आगे सम 1000 हर्ट्ज, बहुत रेयर केस में 1000 हर्ट्ज तक की बात जाती है। तो वहीं उसी केस तक बात रहती है। तो होता क्या है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स हो जाती है उसमें एक एडिशन होने के बाद वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाती है सिग्नल्स की, इंटरमिक्सिंग ऑफ signals because of same frequency level। ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी लेवल के कारण सारे सिग्नल्स जो हमारे स्पीच सिग्नल्स हैं वो आपस में इंटर मिक्स हो जाती हैं। तो अब हमने देखना है कि ये सारी चीजें जो इतनी सारी मैंने प्रॉब्लम बताई कि 3 प्रॉब्लम्स है हमारे पास। सबसे पहला प्रॉब्लम हो जाता है कि सबसे पहला प्रॉब्लम अभी हमने पीछे देखा था कि हाइट का आता है कि एंटेना का हाइट जो है वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल नहीं है उतना, क्योंकि वो किलोमीटर्स में आता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पावर जो होता है वो काफी कम होता है, इसीलिए वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। अगर हम चीज को जोर से बोलते हैं तो वो हो सकता है काफी दूर तक जाए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो ये जहां तक हम चाहें वहां तक इसको नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट है, तो स्पीच सिग्नल की भी एक लिमिट है 3100 हर्ट्ज। ठीक है, और इंटरमिक्सिंग होता है सिग्नल्स का, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स जब आपस में एक ही जगह से ट्रांसमिट हो रहे होंगे तो उनमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है, एटेन्युएशन होता है, इसके कारण एटेन्युएशन होगा, नॉइज होगा, काफी चीजें जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, तो अब है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। सबसे पहले वर्क करना है कि इन तीनों ऐसा क्या करने से इन तीनों को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए कि जिससे
हमारा ट्रांसमिशन भी सही हो, यानी लार्जर डिस्टेंस के लिए हो, हाइट भी जो है सो अप्रिशिएबल हो, एंटेना का हाइट भी अप्रिशिएबल हो, और थर्ड वाला जो है वो जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग का केस भी ना आए। तो इसके लिए बेस्ट कंडीशन हमारे पास जो होता है वो बस एक ही प्रॉब्लम है हमारे पास, वो लो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो काफी लो है, वो बेस बैंड है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें एक ही चीज चाहिए कि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी की बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आता है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा कुछ बोल रहा हूँ और अगर आप तक बात पहुंच रही है, ठीक है, तो अगर सपोज कर लो कि मैं अगर अभी बोल रहा हूँ अराउंड 500 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे बोल रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि आप भी 500 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे आप उस चीज को सुने। डजंट मीन कि अगर मैं 500 हर्ट्ज का के फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूँ और अगर आपके कानों तक ये आवाज अगर 1000 या 1500 या 2000 या उससे भी ज्यादा अगर उस रेंज पे पहुंच रही है, तो आपको करेक्ट सिग्नल मतलब जितना मैं चाह रहा था कि अपने इन्फॉर्मेशन सही से पहुंचाऊं, उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचाऊं, वो आपके साथ पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते। तो अगर हम बढ़ा भी सकते हैं तो हमको आगे एक ऐसा सर्किट भी चाहिए होगा जो फिर वापस उसको लो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात करेगी, लो फ्रीक्वेंसी से हमने हाई फ्रीक्वेंसी पे जाना है, तो वो जा सकते हैं हम एक ही प्रोसेस से, वही तरीका है जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। तो यही मॉड्यूलेशन की नेसेसिटी कह सकते हैं आप, कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को ये जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए कि लो फ्रीक्वेंसी का जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है, वो ये है कि हम लो फ्रीक्वेंसी को इंपोज करवा दें हाई फ्रीक्वेंसी वाले पे। और इस तरीके से मेरा क्या होगा कि वो सिग्नल मॉड्यूलेट, जो कैरियर सिग्नल है वो मॉड्यूलेट हो जाएगा उस पे, और कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि दो सिग्नल्स होते हैं, एक हेमरजेस सिग्नल जो हमने ट्रांसमिट करना है एमटी, और एक कैरियर सिग्नल जो हम हाई फ्रीक्वेंसी का लेते हैं नॉर्मली, वो अराउंड 10 टाइम्स हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो कैरियर सिग्नल जो होता है वो रेप्लिकेट हो जाता है, वो कैरियर सिग्नल जो है हमारा वो मॉड्यूलेट हो जाता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, और इस तरह से हमारा ट्रांसमीटर हो जाता है। और फाइनली जब रिसीवर के पास पहुंचते हैं तो एक सिंक्रोनस डिटेक्टर होता है जो वापस से उसको ट्रेस करके डिमॉड्यूलेशन करता है, और फाइनली यूजर जो इंफॉर्मेशन का यूजर है उसके पास वो सिग्नल पहुंच जाता है। तो अगर मैं एक और यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि पहला प्रॉब्लम हमारे पास था हाइट का। सो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ कि मेरे पास पहला प्रॉब्लम था हाइट ऑफ एंटेना नॉट प्रैक्टिकल। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो तीनों प्रॉब्लम है, इनको अगर मैं एक चीज से अगर सॉल्व करूं तो इनका एक ही सॉल्यूशन है कि इनको हाई फ्रीक्वेंसी दे दी जाए। और हाई फ्रीक्वेंसी से मेरा तात्पर्य यह है कि हाई फ्रीक्वेंसी देने का मतलब इनको मॉड्यूलेशन के प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, यानी इनकी मॉड्यूलेशन करवा दिया जाए। स्टॉप। स्टार्ट। तो फिर हम आगे देखेंगे कि मॉड्यूलेशन और ये हाई फ्रीक्वेंसी से किस तरह से हम तीनों प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो ये देखते हैं कि इनको हाई फ्रीक्वेंसी पे करने से हमारे पे क्या बेनिफिट होगा। ये तीनों जो प्रॉब्लम्स जो मैंने वही बताई, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे कम करते हैं,
ये हाई फ्रीक्वेंसी से क्या फायदा बन जाएगा, वो तीनों हम अच्छे से देखेंगे, पूरे डिटेल में देखते हैं कि क्या हमारे पास फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था हमारे पास वो था हाइट का, कि एंटेना का जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, वो किलोमीटर्स में आ जाता है। तो उसमें क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स थी, तो अब हमने क्या किया है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया है कि अगर मैं हमारी जो सिग्नल है जो मैं भेज रहा हूँ, अगर उसको मैं हाई फ्रीक्वेंसी बना दूं, इफ सपोज मैंने इसको ले लिया 500 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी अगर मैंने इसको बना दी, तो अब इस केस में ये जो 500 किलोहर्ट्ज हमारे पास जो सिग्नल आ गई, अब 500 किलोहर्ट्ज को अगर मैं अब अगर मैं एंटेना डिजाइन करता हूँ सपोज, तो एंटेना का जो लेंथ था वो लैम्डा है, लैम्डा बाई 4 लिया आता है। तो सबसे पहले अगर मैं लैम्डा कैलकुलेट करूँ तो वो हो जाएगा v अपॉन न्यू, और न्यू हमारा दे रखा है 500 किलोहर्ट्ज। तो v is nothing but c, so c is 3 into 10 to the power 8 hertz, and it is 500 into 10 to the power 3 hertz. Hertz cancel out, so this is equals to 5 10 to the power 3.6, and this means nothing but 60 meters। ठीक है, तो ये मैंने देखा कि 60 मीटर्स इसकी लेंथ आ रही है, वो आ रही है दैट इज नथिंग बट 6 into 10 to the power 2 600। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 5000 किलोहर्ट्ज का बना सकते हैं, 5000। मीटर, तो हमारा एंटेना का लेंथ कितना हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइज ऑफ एंटेना क्या होता है, कितना होना चाहिए मिनिमम, लैम्डा बाई 4, यानी 1/4 ऑफ लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर। तो अप्रिशिएबल है, ये जो 15 मीटर है वो हम 15 मीटर्स का एंटेना आराम से बना सकते हैं, और वो काफी सारे एंटेना पॉसिबल हैं इस तरह के एंटेना। ठीक है, और अगर इस तरह से और इसकी ज्यादा मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, अगर इसको मैंने मेगाहर्ट्ज में अगर कर दिया, इफ सपोज ये 5 मेगाहर्ट्ज है, दिस इज नथिंग बट 5 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, अगर इसको मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो और ज्यादा बढ़ाने पे इफ सपोज मैंने अगर इसको कर दिया सपोज 500 मेगाहर्ट्ज कर दिया, तो 500 मेगाहर्ट्ज के केस में क्या होगा, ये 10 to the power 2 से और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा, और ये जो लेंथ है वो घट के और ज्यादा कम आ जाएगी, 15.15 मीटर आ जाएगी, यानी विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यानी वो आपके स्केल जो नॉर्मल स्केल आता है 15 सेंटीमीटर का, उतना बड़ा है। तो कहने का मतलब हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं उनमें इसी तरह के एंटेना लगे होते हैं, जो काफी छोटे होते हैं, इनसे भी छोटे होते हैं, 15 सेंटीमीटर। पहले के फोन्स में बाहर तक निकाले जाते थे, रेडियो में तो अभी भी काफी इतने लंबे लंबे एंटेना लगाए जाते हैं। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, साइज हम छोटे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है कि हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी हैंडल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाने से एंटेना क्या हो जाता है, साइज अप्रिशिएबल हो जाती है, और उस तरह से हम वेव कैप्चर कर पाते हैं, और इलेक्ट्रो में ईएम वेव जो हमारी वो कैप्चर कर पाते हैं या फिर जनरेट कर पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था साइज का, वो आपने देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले से वो किस तरह से सॉल्व आता है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो हमारे पास ये है कि लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि उनकी एनर्जी काफी लो हो रही थी। तो लो फ्रीक्वेंसी के कारण एनर्जी भी काफी लो है, और एनर्जी काफी लो होने के कारण उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे तक जाए, क्योंकि एटेन्यूएशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी ले लूं, इफ सपोज अगर हाई फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ऑब्वियसली E इक्वल्स टू h न्यू से हाई फ्रीक्वेंसी का रिजल्टेंट ये हो जाएगा कि वो एनर्जी भी काफी हाई हो जाएगी, हाई एनर्जी। ठीक है, और हाई एनर्जी से क्या मेरा मतलब है कि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है, यानी जो हमारा प्रॉब्लम था वो भी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो इट कैन गो फॉर द फार डिस्टेंस, इट कैन मूव अप टू फार डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक और बेनिफिट हमने देखा कि इससे क्या हो रहा है, हमारा सेकंड प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है, और वो और ज्यादा दूर तक जा सकता है। ठीक है, अब जो थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास था, वो थर्ड प्रॉब्लम था कि मिक्सिंग हो जा रहा था, सिग्नल्स जो सेम फ्रीक्वेंसी की थी उनमें मिक्सिंग हो रही थी, इंटर मिक्सिंग हो रही थी, जिसके कारण हो रहा था कि सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहे थे, उनमें नॉइज एकर हो रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ाने से मतलब मेरा ये है कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक बैंड है जिसमें फ्रीक्वेंसी 10 to the power of 6
हर्ट्ज तक की मैं फ्रीक्वेंसी बैंड देख सकता हूँ इसमें। तो अब है कि ये समझ में आएगा को क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सपोज कर लो मैं नॉर्मल स्पीच सिग्नल की बात करूँ, तो वो नॉर्मल स्पीच सिग्नल फ्यू हंड्रेड तक होता है। सपोज अगर मैं इसको 500 हर्ट्ज तक ले लूँ, ठीक है, तो 500 हर्ट्ज का मतलब होता है कि अगर ये मैंने पूरा बैंड लिया है 10 to the power 6 हर्ट्ज का, तो हर एक टोटल कितने बैंड बन सकते हैं इसमें 500 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो इसमें टोटल कितने बैंड बन सकते हैं 10 to the power 4 हर्ट्ज, यानी इतने सारे बैंड इसमें बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया कि काफी सारे लोग हैं जो इसी नॉर्मली 500 हर्ट्ज या 300-400 हर्ट्ज तक के मतलब फ्रीक्वेंसी पे बोलते हैं, काफी सारे लोग हैं। ठीक है, उनमें क्या हो रहा है कि सब में एडिशन हो जा रहा है और सारी मिक्सिंग हो जाती है, सारे सिग्नल्स जो है ना आपस में जुड़ जाते हैं, और वो फाइनली जो है इंटरमिक्सिंग के कारण प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि उनको डिस्टॉर्शन फील होता है। तो उसमें क्या करूंगा मैं अब, क्योंकि अब मेरे पास ये 10 to the power 4 सेगमेंट्स बढ़ सकते हैं एक पूरे फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो मैं क्या करूंगा इस वाले को, इफ सपोज ये फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्ट हो रही थी 300 हर्ट्ज से, ठीक है, और 300 हर्ट्ज प्लस 10 to the power 6 ऑफ हर्ट्ज, यानी ये टोटल बढ़ के जाएगा 300 हर्ट्ज प्लस 10 to the power 6 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं कि इसकी एक कुछ बैंड होगी कि मतलब इसका वेरिएशन, इफ सपोज ये 500 टू इफ सपोज 3100 तक ही वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस वाले यूजर को ये जो बोल रहा था, ये जो इसने जो इंफॉर्मेशन डाला, उसको मैं क्या करूंगा एक पर्टिकुलर बैंड असाइन कर दूंगा जिसके अंडर ये इसके सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, यानी 300 हर्ट्ज से लेके कहां तक के इंफॉर्मेशन आएंगे। सपोज कर लो इसका बैंड 2800 का इसका वो बैंडविड्थ है, तो इसको कहां तक का मिलेगा 3100 हर्ट्ज तक का मिल जाएगा। ठीक है, अगला वाला फिर से वो 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी से बोलेगा, तो उसको क्या करेंगे हम फिर से हाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर देंगे और उसको आगे का बैंड दे देंगे। ठीक है, तो आगे का बैंड वो कहां से स्टार्ट होगा 3100 हर्ट्ज से लेके फिर से अगले 3100 हर्ट्ज तक किसके लिए मिला, सेकंड यूजर को मिला, यानी वो 6200 हर्ट्ज तक इस यूजर को मिलेगा। तो इसी तरह से हम कितने सारे टोटल बैंड बना सकते हैं, टोटल 10 to the power 4, यानी 10,000 बैंड इसी तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यही टेक्निक जो है वो रेडियो में यूज किया जाता है। रेडियो जो आपने आपके घर में होगा या फिर आपने कभी सुना होगा, तो रेडियो में क्या होता है कि अलग अलग ट्यूनिंग के लिए अलग अलग स्टेशन आते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक यूजर को मैंने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर दिया, ये इस बैंड के साथ ट्यून कर दिया, अगले वाले को इस बैंड के साथ ट्यून कर दिया, सेकंड वाले बैंड के साथ, तो हर एक यूजर को एक अलग अलग बैंड के साथ ट्यून कर दिया जाता है ताकि वो आगे अपने इंफॉर्मेशन को विदाउट डिस्टरबेंस, यानी इस वाले को इसके साथ कोई मिक्सिंग नहीं होनी है, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ कोई मिक्सिंग नहीं होनी है, तो इस तरह से आगे वो अपने इंफॉर्मेशन को तरीके से विदाउट डिस्टॉर्शन आराम से पहुंचा सकते हैं। तो आपने अभी बताया था कि रेडियो में क्या होता है कि अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे जैसे आप ट्यून करते रहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को आप जैसे जैसे ट्यून करते हैं, तो अलग अलग स्टेशन आते रहते हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ एलोकेट की जाती है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन होने चाहिए वो इस रेंज में होने चाहिए, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होने चाहिए। तो उसी तरह के ट्रांसमिशन यहाँ भी हो, तो फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है और अलग अलग बैंड के कारण क्या होता है कि इसका मिक्स उसमें नहीं होता, उसका बाकी उसमें, तो अलग से आप अपना सेपरेट वे में अपने इन्फॉर्मेशन को आप आराम से रिसीवर तक पहुंचा पाते हो और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमने देखा कि हाई फ्रीक्वेंसी बस एक हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी लो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिस्टेंस तक जाने के लिए ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी, 3 प्रॉब्लम्स, वो तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स को हमने क्लियर कर दिया, यानी पहला साइज को भी अप्रिशिएबल बना दिया, सेकंड हम ज्यादा डिस्टेंस के लिए कवर कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ज्यादा एनर्जी दे रहा है, ज्यादा एनर्जी के कारण जो है तो पावर भी ज्यादा जनरेट होता है और पावर ज्यादा होने के कारण सिग्नल का पावर जैसे ही बढ़ गया वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ठीक है, और थर्ड वाला जो हमारा प्रॉब्लम था इसका इंटरमिक्सिंग का, वो भी इंटरमिक्सिंग हमने सॉल्व कर लिया, अलग अलग बैंड दे दिया ट्रांसमिशन के लिए, और इस तरह से वो क्या हो गया कि कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होगी हाई फ्रीक्वेंसी में डालने पे, और वो अलग आराम से वो रिसीवर के पास, रिसीवर एंड तक आराम से वो पहुंच पाता है। ठीक है, तो अब हमने नेक्स्ट देखना है कि मॉड्यूलेशन, जो हमने अभी बोला कि सिग्नल्स को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कैसे बनाते हैं, जो मैंने बोला था मॉड्यूलेशन, वो किस तरह से करते हैं, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो सबसे पहले हमारा मॉड्यूलेशन जो टाइप आता है वो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सबसे पहले ग्राफिकली इसको देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता क्या है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो सबसे पहले जो मैं लिखूंगा वो है मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो हमारे पास एक मैसेज सिग्नल होता है। ठीक है, तो हमने पहले ही बताया कि वो मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी का होता है। इट मींस उसकी जो वाइब्रेशन होगी वो काफी कम होगी। ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए। अब एक इसको क्या करना है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल बनानी है। तो इसको बनाने के लिए, जैसे सपोज कि अगर मैं चल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं काफी दौड़ चुका हूँ, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मैं इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं चल पाऊँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, किसी एक गाड़ी में बैठ जाऊंगा या फिर किसी व्हीकल में आराम से पहुंच जाऊंगा। अगर मैं उसमें बैठ जाता हूँ तो आराम से, तो हमें क्या हो रहा है कि वो व्हीकल एक किस तरह से काम कर रहा है, एक कैरियर की तरह काम कर रहा है। तो सेम केस में यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल्स है और उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाली बनानी है, तो इसके लिए हमारे पास एक कैरियर सिग्नल चाहिए। और ये कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। हो जाना कहने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ इसी टाइम पीरियड में इसकी जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो ये हमारा कैरियर सिग्नल है, दैट इज सी ऑफ टी, और ये हमारा मैसेज सिग्नल है एम ऑफ टी। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि कैरियर सिग्नल, हमें इसके जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम सबसे पहले क्या ध्यान रखते हैं, कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है, कैरियर सिग्नल की जो ये जो पर्टिकुलर ये जो साइड है, ये लेंथ, दैट इज आवर एम्पलीट्यूड। सो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमको कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड जो वेरिएशन है उसको किस तरह से वेरी करवानी होगी, मैसेज सिग्नल की तरह के एम्पलीट्यूड की तरह वेरी करवानी होगी, ताकि हम क्या कैसे उससे क्या होगा कि हमारा ये जो सिग्नल है वो आराम से इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, एम्पलीट्यूड उसकी यही रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी दूसरी बन जाएगी इसकी, और वो आगे ट्रांसमिट हो पाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हमारा एक साइन सिग्नल है, तो हमारे ये जो कैरियर सिग्नल है, इस सिग्नल को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ AC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाई। यानी इसमें तीन पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। एक ये एम्पलीट्यूड का पैरामीटर होता है, यानी ये हाई मैक्सिमम AC, ये माइनस AC। ठीक है, और ये कॉस एक्चुअली ये साइन है, तो मैं इसको साइन ले रहा हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। साइनोसोडल होना चाहिए हमारे में, साइनोसोडल, यू नो दैट साइन और कॉस दोनों को बोला जाता है। तो ये ए साइन ओमेगा सी टी प्लस, इसकी जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, और ये फाई इसका इनिशियल फेज है। सो इसमें जो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं y इक्वल्स टू AC इंटू ये, तो इसमें जो वेरिएबल्स है वो y और t है, क्योंकि t वर्सेस मैंने इसको प्लॉट किया है, और ये जो हमारा y वेरी कर रहा है। ठीक है, और AC ओमेगा सी और फाई, ये तीन चीजें जो वो तीनों इसके पैरामीटर्स हैं जिसपे ये पूरा सिग्नल का वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेम इन द सेम वे मैसेज सिग्नल की भी एक अपनी होगी। इसको सपोज कर लो अगर ये m है और ये माइनस AM है, तो इट मींस इस सिग्नल को अगर मैं नाम दूं तो क्या होगा, AM साइन ओमेगा m t प्लस फाई m, ये फाई c। ठीक है, तो इसकी भी एक पर्टिकुलर एक एम्पलीट्यूड है, इसका भी एक कोई फ्रीक्वेंसी है, और ये भी फाई m। जानते हैं हम क्या है कि ओमेगा m इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा c। ठीक है, तो अब ग्राफिकली हम देखेंगे कि किस तरह से इसको मॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है, तो अब मॉड्यूलेशन हम देख रहे हैं कि इसको जो है इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करना है। फाइनली जब मॉड्यूलेशन हो जाता है कैरियर वेव का, तो उस सिग्नल का हम नाम रखते हैं मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल। ठीक है, तो अगर मैं इस पे इसको प्लॉट करूं, तो आपको मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो अब इसके नेचर से वेरी करेगी, और एम्पलीट्यूड का जो लेंथ है वो वेरी कर जाएगा, यानी ये जो लेंथ है वो आगे खिसक जाएगा। लेकिन ये जो अगर आप ट्रेस करेंगे तो ये सेम उसी तरह से दिखेगा आपको।
ठीक है, तो अब इसमें ये हो कैसे रहा है, तो अब ये वाला पोर्शन की अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली इस वाले पोर्शन के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर वो ऐड हो जाएगा, यानी इस वाले इंटरवल पे आपको यहाँ पे सिग्नल, जो सिग्नल पहले एसी यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से एसी था, तो वो सिग्नल अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। इसी तरह से पिछले वाले की बात करें तो ये वाला सिग्नल इसमें ऐड होके और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी ये वाला सिग्नल यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह से आगे की भी होगी, ठीक है। और ऐड होने के साथ ये जो इसकी वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी तो इसकी वही रहेगी क्योंकि इसमें सिंपली ऐड हो रहा है। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो 0 है, ये पॉइंट 0 है और करस्पॉन्डिंगली इसका ये पॉइंट, ठीक है। तो ये इतने लेवल ऊपर इस पॉइंट पे जाके ये एक पर्टिकुलर हाफ एक वेव के बाद जाके, यानी इस वाले पॉइंट पे जाके ये भी इसमें ऐड होके 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब है कि निगेटिव हाफ के लिए अगर हम देखें तो जैसा ऊपर वाले के लिए ऐड हो रहा है उसी तरह सेम इन द सेम वे ये नीचे वाले के लिए भी हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला चूंकि निगेटिव है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा उतना ही। तो इसका जस्ट हमें मिरर इमेज भी नीचे भी मिलेगा, यानी सिग्नल हमारा इस तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिग्नल, तो ये क्या है हमारा मॉड्यूलेटेड आउटपुट। ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसकी कुछ एक अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC प्लस AM। इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा C। और जो हमारा मैसेज है वो मैसेज कहाँ छिपा है, वो मैसेज यहाँ पे छिपा है, इसके एम्पलीट्यूड में छिपा है। ये एक्चुअली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिग्नल, ये जो आउटलाइन है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिग्नल। ये एक्चुअली बस जस्ट ट्रेस के लिए ये मैंने ड्रॉ किया था कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा मैसेज आपको दिखेगा, आपको विजुअलाइज कर पाएंगे कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो इसमें इस तरह से एक्चुअली कवर अप हो गया है, वो एक्चुअली सुपर इम्पोज हो गया है इसमें, ठीक है। मेन जो आपका सिग्नल है आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये सिग्नल है, तो ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसमें आउटपुट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब अगर बात करें अगले वाले मॉड्यूलेशन की, यानी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है कि अब अगर बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसा कि अभी मैंने बताया कि 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, AC, ओमेगा C और पाई C। तो यानी 3 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप तीनों को वेरी करवा सकते हैं, कैरियर के तीनों पैरामीटर्स को आप वेरी करवा सकते हैं मैसेज के तीनों पैरामीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी मैंने देखा AC को मैंने वेरी करवाया, इसका जो AC था वो वेरी करवा दिया, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाया, एम्पलीट्यूड को वेरी करवाया। अब अगले वाले केस में मैं फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाऊंगा, फिर एक फेज मॉड्यूलेशन में आता है वो भी देखेंगे अपन। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस तरह से होता है, यानी फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेशन कैसे कर सकते हैं, यानी इसके फ्रीक्वेंसी की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ किस तरह से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये हमारा आउटपुट था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड का। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हम लोग करते हैं तो उस केस में जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह का वैरी करता है। इफ सपोज ये हमारा इसमें अगर इस वाले ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करूं, चलिए रफ स्केच है, तो उस केस में क्या होगा कि ये यहाँ पे ट्रेस करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखेगा, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है, यानी ये अभी लो एम्पलीट्यूड की सिग्नल है, ये भी अभी स्टार्टिंग लो एम्पलीट्यूड की सिग्नल है, तो स्टार्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग में जो है वो सेम एम्पलीट्यूड पे। अभी मैंने बताया कि इस कैरियर सिग्नल में चेंज आना है, लेकिन चेंज किस में आएगा, बस फ्रीक्वेंसी में आएगा, यानी इसकी एम्पलीट्यूड वही फिक्स रहेगी, AC रहेगा,
इसके फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में अगर इसकी चेंज आ रही है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कर दे रहे हैं, लेकिन जो कि आपको नहीं करना है। अभी वाले केस में मुझे बस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करवाना है, फ्रीक्वेंसी को इसके अकॉर्डिंग वैरी कराना है। यानी वैरी कराना है कि कैसे वैरी होगा, तो इस केस में जो फाइनली मॉड्यूलेटेड आउटपुट आएगा वो इसके हाई और इसके लो यानी इसके मैक्सिमम मिनिमम के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी। यानी ये फ्रीक्वेंसी हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो था वो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड करते हैं, तो ये स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रहती है, जब 0 था वो नॉर्मल रहेगा। जैसे जैसे हाई के पास जाएंगे ये जो वेव फॉर्म है वो काफी नजदीक आती जाएंगी, और जैसे जैसे फिर रिलैक्सेशन होगा, जैसे जैसे हम 0 के पास आएंगे फिर रिलैक्सेशन, फिर नॉर्मल कर्व बन जाएगा। जो इनिशियल इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो उस तरह के आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे निगेटिव जाएगा तो निगेटिव जाने के बाद रिलैक्सेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा पैक्ड है, यहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है। ये क्यों हो रहा है कि अगर इफ सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं एज्यूम कर लूं सम ओमेगा सी अभी गिवन है, और हम जानते हैं कि मैंने बोला था आपको कि ओमेगा एम जो है वो नियरली हम लोग लेते हैं, सॉरी ओमेगा सी जो हम नियरली लेते हैं वो 10 और 20 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम ले सकते हैं। फॉर द सेफर साइड हम 20 ओमेगा एम अगर एज्यूम करते हैं, तो अगर ये ओमेगा सी था तो अब ओमेगा एम इस हिसाब से हमारा कितना है, ओमेगा सी बाई 20, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है यानी ओमेगा सी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसके हाई इसके मैक्सिमम तक पहुंचते पहुंचते ये जो हमारा मैक्सिमम एम है माइनस एम है, तो इसके जो हाई वैल्यू है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वहां तक पहुंचते पहुंचते इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे इस केस में इस जगह पे फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो जाती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। फॉर द सेम केस अगर जैसे ही हम लोग नीचे निगेटिव हाफ में पहुंचते हैं, तो निगेटिव हाफ में जब मैक्सिमम होता है यानी कहने के पूरे वेव फॉर्म का मिनिमम जब होता है, तो यहाँ पे वेव फॉर्म क्या होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो इसीलिए आप यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी कम देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा देख लेते हैं, और बाकी जो जीरो वाला पॉइंट है वहां पे आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी हमने क्या किया कि इसके जो फ्रीक्वेंसी थी इसको मैंने वेरी करवाया इसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, यानी इसके नेचर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करवा दी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे मॉड्यूलेटेड आउटपुट हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूलेशन हमने देखना है वो थर्ड पैरामीटर चेंज को लेके देखना है, यानी ओमेगा को फाई को लेके देखना है, यानी फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या कमाल हो रहा है वो देखना है हमको, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास वही मैसेज सिग्नल है, अब अभी भी कैरियर सिग्नल वही है। तो फेज मॉड्यूलेशन में क्या हो जाता है कि फेज वेरी करेगा हमारा, जो कैरियर सिग्नल का जो हमारा फेज है, कैरियर सिग्नल का जो स्टार्टिंग का फेज है वो, और आगे की जैसे जैसे वेरी करता है वो आगे के वेव फॉर्म्स, आगे के टाइम इंटरवल्स में जो वेव में जो फेजेस हैं वो फेज जो है इसके फेज के अकॉर्डिंग वेरी करेगा हमारा, ठीक है। यानी जो इसकी आउटपुट है वो कुछ इस तरह का दिखता है, फेज के केस में जो आउटपुट है वो इसके केस से लेके स्टार्टिंग में यहाँ से बढ़ता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से अगर यहाँ भी फेज पॉजिटिव है, यहाँ भी फेज पॉजिटिव है, तो दोनों फेज ऐड होके और ज्यादा पॉजिटिव बनाएंगे, तो यानी सेम केस नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा फेज में कुछ चेंज आता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा फेज में, लेकिन चूंकि ये काफी ज्यादा ही मतलब इट इज वेरी नियर टू जीरो, इसकी फेज अभी स्टार्टिंग में जीरो के पास है, इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और वो इसी तरह से वेरी करने लगेगा। एक और बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें भी फिर से हमारा एम्पलीट्यूड का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, एम्पलीट्यूड वही रहेगा एसी, और जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है वो भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, यानी जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाएंगे उसमें भी जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी भी ओमेगा सी ही रहनी चाहिए, चेंज आएगा बस फेज में,
ठीक है। तो फेज में चेंज आएगा, यानी स्टार्टिंग में वो बढ़ रहा था वो इस तरह से बढ़ेगा टिल इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिग्नल हमारा इसी तरह का रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल जाएगा। ठीक है। यहां पे आने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जा रही है, यहां पे आने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जा रही है कि वो अचानक से डिक्रीज करने लगता है। डिक्रीज करने लगता है इसका मतलब एक फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के कारण ये जो वेव अभी नीचे जा रही थी वो फिर से वापस ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमें चेंज चाहिए। ये जो अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये नीचे जा रही थी, तो इसका जो मोशन अगर हम स्टडी करें नॉर्मल पार्टिकल की तरह देखें इसको, तो अगर इसकी वेलोसिटी अभी नीचे थी तो हमें 180 डिग्री का शिफ्ट करके यानी इसको अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टली मूव करना है। ठीक है। तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन में ये आगे बढ़ने फिर से प्रोपेगेट करने लगा। कब तक, जब तक फिर से 180 डिग्री का शिफ्ट ना हो। फिर यहाँ पे ये कब तक चलेगा, जब इसकी निगेटिव मैक्सिमम आएगी। ठीक है, यहां तक चला और फिर यहीं के बाद 100 डिग्री का शिफ्ट आया तो फिर यहीं से वो ऊपर उठ जाएगा। इस तरह से वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा फेज का मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। ये हमारा फेज का मॉड्यूलेटेड आउटपुट है। ठीक है। तो अब आता है कि अगर मैं डिमोडुलेशन कर दूं, अगर इस फेज का डिमोडुलेशन करे तो किस तरह से डिमोडुलेटर मशीन को कैसे पता चलना है। तो हमारा डिमोडुलेटर आउटपुट करेगा क्या, ये जो डिटेक्टर है डिमोडुलेटर का वो करेगा क्या, हमें उसी पोजीशन पे नोटिफाई करेगा जिस पोजीशन पे ये हमारा फेज शिफ्ट आ रहा है 180 डिग्री का। यानी वो अगर यहाँ से स्टार्ट करे तो एक यहाँ पे हमको नोटिफाई करेगा, फिर अगली बार में फिर यहाँ पे नोटिफाई कर रहा है वो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे फिर से 0 कर दे रहा है वो। और अगर उसको मैं फिर से ट्रेस करूं तो ये हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल मुझे वापस मिल जाएगा। तो ये डिमोडुलेटर साइड यही होता है। ठीक है। अगर फिर से फ्रीक्वेंसी की बात करें, जहां पे फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि चेंज फ्रीक्वेंसी में आ रही है, वहां पे जहां पे हाई हो रहा है वहां पे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो रहा है, वो काफी ज्यादा क्लोज हो रहा है, एक दूसरे से पैक हो जा रहा है। और जो जैसे जैसे निगेटिव मैक्सिमम की ओर जा रहा है तो वो हमारा क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अगर वो ओमेगा से स्टार्ट हुई है ओमेगा m प्लस c तक जैसे जैसे आती है वहां पे हम उसकी पिक बनाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अगले केस की बात करें, जिस वाले केस में हमने सेकंड में देखा था कि वो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा, ये हमारा वेव था और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नजदीक हो जाता है, वो काफी पैक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाई है हमारा, और लो जैसे जैसे आते हैं वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम यहाँ से वॉच करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ओमेगा सी है, इस जगह पे फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे, वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। तो जिस टाइम इंस्टेंट पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है हम क्या करेंगे, उसी टाइम इंस्टेंट पे एक ट्रेस ले लेंगे। ठीक है। यानी स्टार्टिंग में इसकी कोई चेंज नहीं थी, जब ये ओमेगा सी था तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ये इसकी एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ओमेगा सी पे ले लिया पॉइंट, फिर अगले वाले पे सेम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड पे हमने क्या किया, इसको ओमेगा सी प्लस एम वाले पे एक ट्रेस ले लिया। फिर बीच में जब 0 आया तो कोई रिलैक्सेशन, सब पूरा रिलैक्स था उस समय सिग्नल, तो उस समय भी फिर से एक ट्रेस ले लिया। फिर ओमेगा जब रिलैक्स्ड हो गया, ओमेगा सी माइनस एम हो गया इस पॉइंट पे जहां पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, वहां पे भी हमने क्या किया, एक ट्रेस ले लिया और फिर उसको आउटलाइन बना दिया। तो वो हमने देखा कि ये हमारा ओरिजिनल एमटी। तो इन तरीकों से हम वापस डिमोडुलेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का भी और फेज का भी। ठीक है।